नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का निबंध स्वास्थ्य और शिक्षा। इस निबंध के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि शिक्षा के अन्य विषयों के साथ साथ हमें स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ जीवन जी सके। तो आइए उनके विचारों को निबंध के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के मतानुसार वैसे तो हमारी शिक्षा प्रणाली में अनेक दोष हैं, परंतु सबसे बड़ा दोष है कि यह शिक्षा मानव को स्वास्थ्य संबंधी बातों के प्रति जागरूक नहीं बनाती। मनुष्य को जिंदा रहने और कार्य करने के लिए रेखागणित और इतिहास जैसे विषयों को न पढ़कर स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य संबंधी विषय पढ़ने और पढ़ाने की ज़रूरत है। यानी इतिहास और रेखागणित क्या करते हैं, केवल ज्ञान देते हैं, जबकि स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा हमें बताती है कि किस प्रकार एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। इस शिक्षा से हम विवेक और ज्ञान बढ़ा सकते हैं। कौन सी शिक्षा से? विवेक और ज्ञान बढ़ाने के लिए हम इतिहास और रेखागणित जैसे विषय पढ़ते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते। और जागरूक कैसे होंगे? जब हम स्वास्थ्य संबंधी विषय पढ़ेंगे। भारतवर्ष में अनेक लोग हैं जो शिक्षित एवं विवेकी हैं, परंतु रोगी भी हैं। कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी से। हृदय की बीमारी किसी को जकड़े हुए है और किसी को मधुमेह यानी शुगर या मधुमेह की बीमारी है। इसका प्रमुख कारण है बचपन में स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव। बचपन में स्वास्थ्य का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका तो मनुष्य कुछ अनजाने रोगों से ग्रसित हो जाता है। जब वे जवान होकर इन बीमारियों के प्रति सजग होते हैं तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि बचपन में उनको कोई ज्ञान नहीं दिया गया। जब वो बड़े होते हैं, इन बीमारियों के बारे में जानते हैं, इनके कारणों के बारे में जानते हैं, तब तक समय निकल चुका होता है। बीमारियां शरीर में अपनी जड़ें जमा चुकी होती है। अब लाख इलाज करवाइए, विटामिन आदि के बारे में सोचें, कोई फायदा नहीं। लेखक बताते हैं कि 8वीं कक्षा में तरीके तंदुरुस्ती नामक एक किताब पढ़ाई जाती थी, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी बातें थी। अपनी 8वीं कक्षा की बात कर रहे हैं कि उसमें एक पुस्तक पढ़ाई जाती थी जिसका नाम था तरीके तंदुरुस्ती, और उसमें क्या बातें थी? स्वास्थ्य संबंधी बातें थी। परंतु उस किताब को भी उसी तरीके से पढ़ाया जाता जैसे व्याकरण और इतिहास पढ़ाया जाता, यानी उसको व्यवहारिक तौर पर सिखाने का प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि किताबी ज्ञान तक ही उसको सीमित रखा जाता। यानी कि यह किताब अपने उद्देश्य में असफल साबित रही। कुछ अन्य विषयों का अधिक बोझ था कि उन्हीं से फुर्सत नहीं मिलती थी। कुछ बच्चों और अध्यापकों की उदासीनता किसके प्रति? ऐसे विषयों के प्रति जो स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकें हैं उनको पढ़ने और पढ़ाने दोनों के प्रति ही उदासीनता थी। फलस्वरूप आम जनता स्वास्थ्य के प्रति अचेत एवं अनजान होती थी, यानी वो जागरूक नहीं थे। माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बेटा MA की डिग्री प्राप्त करे, भले ही उसके आंखों की ज्योति ही खराब क्यों ना हो जाए या कोई अन्य रोग उसे घेर ले। समाज की यही प्रवृत्ति है, अर्थात माता पिता भी इस ओर जागरूक नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अन्य विषयों पर अपना समय खराब ना करें। उन्हें लगातार ऐसे विषय पढ़ने चाहिए जिससे उनके ज्ञान का विकास हो। स्वास्थ्य के बारे में वो जागरूक नहीं है। आमतौर पर यह माना जाता है कि घी, दूध और मक्खन तथा मेवा, फल आदि खाने से शरीर बलवान हो जाता है। जो युवक गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं वे इन सब चीज़ों के अभाव में व्यायाम आदि में भी रुचि नहीं लेते। उन्हें लगता है कि खाने के लिए तो अच्छा है ही नहीं, फिर व्यायाम करने से क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लेखक मानते हैं कि उनका मानना है, किसका? जो गरीब बच्चे हैं उनका मानना है कि व्यायाम करने से क्या लाभ है। जब हलवा, घी, दूध, मेवे, फल हमें ना मिले तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। लेकिन शायद वे जानते नहीं कि विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि हरी सब्जियों में शरीर को पोषित करने की शक्ति घी, दूध, मांस से भी ज़्यादा होती है। शर्त यह है कि हमें हरी सब्जियों का प्रयोग ठीक ढंग से करना चाहिए, यानी हमें सब्जियां खाने का तरीका आना चाहिए। किस प्रकार उन्हें धोना है, छीलना है, काटना है या कैसे उसकी सब्जी बनानी है, ये तरीका हमें पता होना चाहिए।
अज्ञानवश हम इन चीज़ों का फ़ायदेमंद हिस्सा फेंक देते हैं। नई शिक्षा ने हमें यह सिखा दिया है कि ये तो पुरानी बातें हैं, अब तो नई नई सामग्रियाँ और विटामिनों का युग है। यानी नई नई तरीके से हम विटामिन लेते हैं, नई नई सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। यूरोप के व्यापारी बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से आम जनता को फंसा रहे हैं और हम अपने स्वास्थ्य को लगातार बिगाड़ते जा रहे हैं। यानी यूरोप से आने वाला जो डिब्बाबंद खाना है, हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पर भी अनेक ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको खाकर सस्ते दामों पर खरीद कर सस्ते सरल तरीके से प्राप्त करके और उनको खाकर भी अच्छी सेहत प्राप्त की जा सकती है। परंतु यह भी सच है कि जो विज्ञापन वे दिखाते हैं उनसे हमारे गाजर, मूली, बथुआ किसी भी दृष्टि से कम नहीं हैं और ये वे चीज़ें हैं जिनको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पैसे की अधिकता और अमीर का गुमान हमें पथभ्रष्ट कर रहा है। हम गुड़ न खाकर चीनी खा लेते हैं। आम आदमी में भ्रम फैला दिया जाता है कि गुड़ खाने से त्वचा खराब हो जाती है तथा उसे अनेक रोग लग जाते हैं, परंतु असल बात यह है कि गुड़ चीनी से कहीं ज़्यादा पौष्टिक होता है। हम नया चावल तथा अन्य अनाजों को खाना पसंद नहीं करते, परंतु यह याद रखने योग्य है कि पुराने अनाज के पौष्टिक तत्व समाप्त हो जाते हैं। अमीरी की शान हम बारीक से बारीक आटा खाते हैं, जबकि चोकर में उसके पौष्टिक तत्व कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। जब आटा बनाया जाता है तो उसमें जो चोकर यानी बचा हुआ मोटा भाग जो रह जाता है वो हम फेंक देते हैं, जबकि छान कर बारीक आटा अलग निकाल लेते हैं और वो किसकी है? अमीरी की शान उसमें समझी जाती है। लेकिन लेखक ये मानते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दातुन टूथपेस्ट से कहीं ज़्यादा उपयोगी और फ़ायदेमंद है। दातुन जो पेड़ों की टहनियाँ तोड़कर बनाया जाता है, वो दातुन टूथपेस्ट से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मगर ये भ्रम बना हुआ है कि टूथपेस्ट से हमारे दांत ज़्यादा मजबूत और चमकदार होते हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है, यानी वास्तव में ऐसी बात नहीं है। शरीर में सबसे बड़ी क्षति उस समय होती है जब किशोरावस्था में व्यक्ति अज्ञानवश अपनी इंद्रियों का अस्वाभाविक प्रयोग करने लगता है। इंद्रियों के दुरुपयोग के कारण वह अपनी सेहत और शरीर दोनों का सर्वनाश कर बैठता है। लेखक इस बात से चिंतित है कि जो युवा वर्ग है उसमें यौन शिक्षा के बारे में सही जानकारी नहीं बताई जाती या सही ज्ञान उसको नहीं दिया जाता और वो बुरी संगति में फंसकर या बुरे कार्यों में लीन होकर अपने ही शरीर को रोग से ग्रस्त कर लेता है। वह दुर्व्यसनों के कारण अपनी शरीर की जड़ें खुद खोद रहा है। व्यक्ति अपनी कामेंद्रियों का प्रयोग सहजता से नहीं करता, इसीलिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों के व्याख्यान करवाए जाने चाहिए। और ये सबसे सरल तरीका उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए किसका सहयोग लेना चाहिए? स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सहयोग लेना चाहिए और उसके लिए जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो ये प्रयास कर सकती है ताकि युवा अपनी शारीरिक शक्ति को बर्बाद न कर सके। शरीर शास्त्र के विद्वान युवकों के लिए सच्ची शिक्षा पर आधारित पुस्तकों का सृजन करें। यानी जो शारीरिक शास्त्र से जुड़े हुए विद्वान हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ऐसी पुस्तकें रचें जिनसे कि सही जानकारी मिल सके। माँ बाप को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देनी शुरू करें और उन्हें कामेंद्रियों के बारे में अवगत करवाएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। समाज की रूढ़ियों को ख़त्म करना होगा जो हमें संकोची बना देती है। बाजार में कामशास्त्र संबंधी जो पुस्तकें उपलब्ध हैं वे सही ज्ञान का बोध करवाने की बजाय धन कमाने का साधन ज़्यादा होती हैं। यानी बाजार में जो इस विषय पर पुस्तकें मिलती हैं वो केवल धन प्राप्ति का साधन मात्र हैं। वो लोग केवल अपनी पुस्तकें बेचकर धन कमाने का कार्य करते हैं। बच्चों की या युवाओं की सेहत से उनका कोई सरोकार नहीं है। प्रकाशक समाज का हित ध्यान में न रखकर केवल धन को महत्व देते हैं। यानी समाज का क्या हित है, समाज का भला किसमें है, इस बात से उनको कोई सरोकार नहीं। ये पुस्तकें युवकों को सही राह पर न डालकर बल्कि उनकी वासनाओं को उत्तेजित करती हैं। असल में ये कार्य
काम शास्त्रियों, कवियों और साहित्यकारों का नहीं बल्कि डॉक्टरों का ज़्यादा है। यानी शारीरिक शिक्षा के बारे में या यौन शिक्षा के बारे में अगर जागरूक करना है तो हमें किसकी सहायता लेनी होगी? डॉक्टरों की सहायता लेनी होगी, ना कि काम शास्त्रियों की, कवियों की और साहित्यकारों की। अब इनकी सहायता क्यों नहीं लेनी? क्योंकि यहाँ पर जो साहित्यकार है या कवि है या काम शास्त्री हैं, इनमें कल्पना का सहयोग रहता है, यानी ये कल्पना को शामिल कर लेते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जबकि डॉक्टर ऐसा नहीं करते। डॉक्टर यथार्थ तथ्यों पर ध्यान देते हैं, कल्पना पर नहीं। पिछले कुछ समय के पश्चात से पाश्चात्य विद्वान इस गंभीर विषय को मजाकिया बना रहे हैं। वे तरह तरह के लचर, भ्रष्ट और पथभ्रष्ट करने वाली दलीलों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज समय की मांग है कि इस गंभीर विषय पर पवित्र साहित्य की रचना, सृजन यानी रचना की जाए, ताकि मनुष्य को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं सचेत किया जा सके। इसके साथ विश्वविद्यालयों का कर्तव्य होना चाहिए कि केवल बच्चों को विवेकी और उनका मस्तिष्क तेज करने के लिए कार्य न करें, बल्कि उनके स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में भी सोचें। तो इस निबंध के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं कि हमें बच्चों के खान पान पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जो भारतीय खान पान है, जो हमारा पारंपरिक भोजन है, वो बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, उसी का सेवन करना चाहिए। विदेशों से आने वाला डिब्बाबंद खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके साथ साथ स्कूल का ये कर्तव्य बनता है या विश्वविद्यालयों का ये कर्तव्य बनता है कि उचित समय पर उन्हें उनकी आयु के अनुसार शारीरिक शिक्षा या यौन शिक्षा के बारे में उनको जागरूक किया जाए और माता पिता भी इसमें सहयोग करें। इसके साथ साथ वो ये बताना चाहते हैं कि जिस भी आयु का बच्चा है वो संकोची स्वभाव का ना हो, सभी विषयों पर खुलकर बात करे, ज्ञान प्राप्त करे। और यहाँ पर विशेष बात ये है कि प्राइमरी कक्षाओं से ही हमें बच्चे को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि युवा अवस्था में पहुँचने के बाद बहुत देर हो जाती है। तो उससे पहले अगर बच्चा जागरूक होगा, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानेगा, अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, उसे किस प्रकार से खाना चाहिए, उसे किस प्रकार से अन्य शारीरिक क्रियाएं करनी चाहिए, उसके बारे में अगर वो जानेगा तो वो देश के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा या देश का जो युवा वर्ग है वो स्वस्थ रहेगा। तो यहाँ पर बताने का भाव यही है कि किस प्रकार हमें जो अन्य विषय हैं उतना ही महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य शिक्षा को भी मानना चाहिए। तो सरल हिंदी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, और इसके साथ साथ जो तत्सम तद्भव देशज विदेशज चाहे अरबी है, फारसी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, वो बखूबी लेखक ने यहाँ पर प्रयोग किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि निबंध का सार आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।